पानी मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें मेरे लिए अब कम देख रहा हूँ। मेरे गेहूं की जड़ों का तुम्हारा कम पड़ जाना, मेरे चिड़ियों के नहाने के लिए तुम्हारा कम पड़ जाना, मेरे पानी मांगते राहगीरों के लिए तुम्हारा गायब हो जाना, मेरे बैल का तुम्हारे पोखर पर आकर सूखी आंखों से इधर उधर झांकना, मेरी आटा गूंथती औरतों के घड़े में तुम्हारा नीचे सरक जाना। पानी मैं तुम्हारे लिए, पानी मैं तुम्हें मेरे लिए अब कम देख रहा हूं। कहीं प्यास है तो पानी नहीं, कहीं पानी है तो पीने के काबिल नहीं, बूंद बूंद को तड़पे मछली जैसे, पिए तो पिए कैसे। इंडिया मांगे मोर। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, कमजोर पड़ता नहीं, रुकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या जल संकट देश को युद्ध की ओर ले जा रहा है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा, इसकी रिजल्ट आपको हम शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान इस कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं NW के फॉर्मर डायरेक्टर मनोहर खुशलानी साहब, डॉक्टर विक्रम सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि हमारा पोल कि क्या जल संकट से देश युद्ध की ओर जा रहा है। आप अपनी राय दें। दुनिया के कई इलाकों में पानी का संकट और गहराता जा रहा है। दिन पर दिन पानी का घटता स्तर बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। दुनिया के कई हिस्सों में तो पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी जिसके बिना जिंदगी का कोई मायने नहीं है। और आज पानी के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। दोनों हाथ दिखाइए। बच्चा कब से बीमार है आपको? और ये शरीर में जो दाग दाग पड़ रहा है, कितने साल से बीमार हो? ये शरीर सूखते जा रहा, भूख लगता है। पानी धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसका ना कोई रंग, ना आकार और ना ही कोई टेस्ट है। सबसे सरल पदार्थों में से एक पानी अपने अंदर अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। पानी इस धरती के 71% हिस्से में मौजूद है, जो धरती के ऊपर भी है और नीचे भी, जो कभी बादल बनकर आसमान में उड़ता है तो कभी हिमालय की नदियों से समंदर तक का सफर तय करता है। पानी जो प्रलय भी है और पालनहार भी। धरती पर हर जीव की जिंदगी पानी पर ही निर्भर है। दुनिया के ऊपर राज करने वाले पानी की आज हालत बहुत नाजुक है। इतनी नाजुक कि अब इसके इलाज का नुस्खा भी किसी के पास नहीं दिखता। सबकी जिंदगी बचाने वाले पानी के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया के 71% हिस्से में पानी मौजूद है और केवल 29% जमीनी हिस्सा है। इसके बावजूद भी पानी के संकट से दुनिया बहुत बुरी तरह से जूझ रही है। कहीं पानी है तो पीने लायक नहीं, कहीं पानी है तो उसका कोई भविष्य नहीं। दुनिया भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में चरम स्तर पर पहुंच गई हो, लेकिन पानी की मौजूदा स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। पानी का सही से ट्रीटमेंट न होने से यह बहुत ही दूषित होता जा रहा है। दूर दराज के कई इलाकों में पानी की एक एक बूंद को लोग तरसते नजर आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले से कहीं ज्यादा सूखा पड़ने लगा है। धरती के कई हिस्से पूरी तरह से सूख चुके हैं। वाटर लेवल इतने निचले स्तर पर चला गया है कि पानी निकालने के लिए बहुत गहरे कुएं खोदने पड़ रहे हैं। और दुनिया के कई हिस्सों में तो पानी बचा ही नहीं है। दुनिया की बढ़ती आबादी पानी की किल्लत को और बढ़ा रही है। कई इलाकों में लगातार घट रहा पानी का स्तर कभी भी एक बड़े संकट में बदल सकता है।
पानी को पीने की लड़ाई करने वाले या तो प्यासे मर जाएंगे या उन्हें जिंदा रहने के लिए पलायन करना पड़ेगा। पानी का संकट बहुत ही गहरा है। इस पर जल्द अमल न किया गया तो परिणाम बहुत ही गहरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज के खास मेहमानों से रूबरू कराने से पहले आपको बताते हैं आज का पोल का सवाल कि आज हमारे पोल का सवाल है कि क्या जल संकट देश को युद्ध की ओर ले जा रहा है। आज आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर कि क्या जल संकट देश को युद्ध की ओर ले जा रहा है। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे कि आपकी राय क्या है। आप अपनी राय हाँ या ना में दे सकते हैं। वैसे भी आप इसके अलावा ट्विटर पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हम प्रोग्राम के बीच में वो राय दिखाएंगे। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान मनोहर खुशलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं NWA के। डॉक्टर विक्रम सोनी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हृदय जोशी पर्यावरणविद हैं, पत्रकार हैं और बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने पानी को लेकर की है। वो फॉर्मर IPS महेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पर्यावरणविद हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में बहुत काम किया है। डॉक्टर जशिया भाटिया सरीन भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वो बताएंगी कि पानी की जो परेशानी है उससे शरीर पर क्या नुकसान हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हृदय, आपके पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि आपने ग्राउंड वर्क बहुत किया है। आपने पानी को लेकर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, आर्सेनिक के जो संकट है उसको भी लेकर, और आप पहाड़ और राजस्थान सब मिलाकर पानी संकट पर काम किया है। क्या है परेशानी? देखिए, परेशानी दो स्तर पर है। परेशानी मतलब कई स्तर पर है। मुख्य रूप से उसका वर्गीकरण अगर करते हैं तो दो स्तर पर है। पहला तो ये कि प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं वो प्राकृतिक दबावों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और उनका शोषण जो है हो रहा है। जैसे भारत का अगर उदाहरण लेते हैं विजय जी, तो भारत की जो पूरा लैंडमास है वो दुनिया के लैंडमास का 2.5% है। लेकिन ये एक इस आंकड़े को अच्छा ही आंकड़ा कहा जाएगा। भारत के पास 4% वाटर रिसोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास 18% दुनिया की आबादी है जिसको उसको सपोर्ट करना है। भारत की जो दुनिया की जो आबादी 800 करोड़ से ज़्यादा की है, उसमें 140 करोड़ के आसपास लोग भारत में रहते हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जो समस्या की वजह है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को पानी इतना उपलब्ध है कि वो उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं, और कुछ लोगों को पानी मिलता ही नहीं है और वहाँ उसके लिए खून बह रहा है। और तीसरी और आखिरी बात, क्योंकि बाकी जो गेस्ट हैं आप उनसे बात करेंगे उसके बाद ये डिस्कशन ओपन होगा, वो ये कि हम उसमें इतना ज़्यादा उसको कंटामिनेट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे लेवल की प्रॉब्लम है जिस पर हम बात करेंगे। जी, महेंद्र मोदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। मोदी साहब, आपसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने काफ़ी काम किया है पानी को लेकर, जल संकट को लेकर, और पानी के संकट को कैसे ख़त्म किया जाए। तो क्या बेसिक परेशानी है, पहले हम ये जानना चाहते हैं, और उसका रास्ता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पहले आपको बता दूं, मुख्य परेशानी हमारी यह है कि हम करते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने बहुत ही कड़वी सच्चाई बोल दी है जी। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल जो चौथा भाग है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहता है कि पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षरोपण, यह सब हम लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य है। हम अधिकारों की बात करते हैं, सरकारों से उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपना क्या कर्तव्य वो करते ही नहीं। भाई, मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करूंगा, मैं खुद पानी नहीं पीऊँगा जी। तो यह सबसे बड़ी समस्या हमारी अकर्मण्यता है, हमारा कर्तव्य के प्रति हमारी उदासीनता है, और दूसरों से हर समस्या का समाधान ढूंढना है। मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपको यहाँ पर बताने आया हूं कि इस समस्या का समाधान मैंने खुद 300 स्थानों पर निकाला है, और मात्र 3 महीने से लेकर 28 महीने के अंदर अंदर भारत के 75% जिलों में हम जल स्तर आदर्श ऊंचाई तक उठा सकते हैं। ऐसा मैं अपने कृत कार्यों के आधार पर कह रहा हूं जी। इसलिए यह इंतजार करने के बजाय कि क्या हम जल संकट और गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं के बजाय हम आज ही से अपने कर्तव्य में लग जाएं।
जी, और बहुत अच्छी बात आपको। हम एक्सपर्ट उनको माने जो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर जिन्होंने जुनून के रूप में अपना काम किया जी। है। जुनूनी लोगों को कर्तव्य पर लाने की जरूरत है। जी, एक और जुनूनी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विक्रम सोनी, पर्यावरणविद है। डॉक्टर साहब, जैसे मोदी साहब ने कहा कि जुनून की ज़रूरत है, आसानी से काम हो सकता है अगर काम करें, बातें नहीं करें। ये काम करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। देखिए, ऐसा है कि आज आप पानी की समस्या की बात कर रहे हैं जी, और बात ये है कि अब हमें ये नहीं जैसे किसी ने बोला कि प्राकृतिक जो पानी के कोष हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं या प्रदूषित होते जा रहे हैं जी, बल्कि आपकी नीति आयोग और ये वाटर एड ने कहा कि जो हमारा पानी है नदियों में और तालाबों में वो 75% जो है वो तो प्रदूषित हो चुका है। जी, तो आप पानी सबको देंगे भी तो उसका क्या हाल होगा। तो मैं इसका एक समाधान आपको एक हल बताने वाला हूँ जी। जिसकी लोगों को खबर नहीं है, जी, क्योंकि इस पे हमने काम किया है। और दिल्ली में ये पानी का जो है काफ़ी जो जमुना के खादर का पानी ये करीब 8-10 लाख लोगों के लिए ये 2015 से यहाँ चल रहा है, जो कि प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से। वो कहते हैं पल्ला फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट। जी, फ्लड प्लेन या खादर के बारे में देखिए, ऐसा है कि जो हमारी नदियाँ हैं ये सब अरबों सालों में उन्होंने इतनी रेत इकट्ठी कर ली है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें करीब 100 मीटर से 200 मीटर तक रेत है और ये 4-5 किलोमीटर चौड़ी है और हज़ारों किलोमीटर लंबी है। अब आप थोड़ी सी रेत लीजिए एक गिलास में और वैसी गिलास में पानी भरिए, सूखी रेत लीजिए और पानी डालिए तो करीब आधा पानी उसमें चला जाता है। तो ये पानी का एक कोष है जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए, जो बचा हुआ है। और सब जो है नदी की हालत ख़राब हो गई है और ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं आपका भूजल वो भी ख़त्म हो रहा है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं जी, कि ये पानी जो है इसमें एक बहुत ख़ास बात है कि कुदरत से ये पानी आपका बरसात के मौसम में रिचार्ज होता है और कुदरती स्टोरेज है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे समा हुआ है और उसमें से कुछ पानी ऐसे जैसे कि तालाब में उड़ जाता है, खुले में नहीं रहता है। तो ये प्राकृतिक उसकी स्टोरेज है, नेचुरल स्टोरेज और नेचुरल रिचार्ज। जी, तो इसके बेसिस पे हमने जो निकाला था कि हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, ये जितने छोटे शहर हैं नदियों के ऊपर, सबको 100 लीटर पानी आप दे सकते हैं। हाँ, और इतना पानी निकल सकता है यहाँ से। और ये पानी जो है ये पानी की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इसका जो रिचार्ज होता है ये बरसात में होता है, वो पानी दूषित नहीं होता है जी। और दूसरा बाढ़ जो आती है वो सीज़न लेट सीज़न में आती है, वो भी अच्छी होती है जी। तो हमने इसका हिसाब ये लगाया है जी कि करीब करीब हमारी आधी आबादी जो है उसको 100 लीटर पानी आप दे सकते हैं। हमारे पास 25,000 किलोमीटर नदी की लंबाई है, जिसके दोनों तरफ खादर है, तो 2-3 किलोमीटर का। उसमें से जो उसको हम वाटर सेंचुरी बना दें जी, तो और वहाँ पे हम जो ज़्यादा पानी की खेती नहीं करें, जैसे कि कोई लोग करते हैं, धान उगा देते हैं, उसमें बहुत पानी बेकार हो जाता है। तो ये जो वाटर सेंचुरी बन जाए तो इसमें से आजकल के लिए हम पानी निकाल सकते हैं और ऐसे वो पानी हमेशा जमा रहेगा कि गर्मी के मौसम में जब पानी कम हो जाता है तब भी आप निकाल सकते हैं और बरसात में सोनी आपके पास में आता हूँ। हूँ। हमारे साथ मनोहर खुशलानी साहब भी जुड़े हुए हैं, जो एनडब्ल्यूए के फॉर्मर डायरेक्टर भी हैं। खुशलानी साहब, एक चीज समझाइए मुझे कि क्या वाकई संकट है पानी का, या हम बेवजह इसको हाइप कर रहे हैं? देखिए, संकट तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। संकट सिर्फ नहीं केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में संकट है इसका जी। और इसके बारे में रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ मिथ्स जो हैं जी, आप देखेंगे कि कहीं पे भी पर्यावरण एक्सपर्ट्स है, सब कुछ है, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, जो ज़मीन के नीचे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट
दिल्ली का वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैंने अपने घर में स्टार्ट किया था। जी। घर के छत का पानी जो है कलेक्ट कर रहा था, मैं कम से कम 2004 से कर रहा हूँ। जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको लोग बोलने से डरते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी डैम लॉबी जो डैम्स के खिलाफ बोलती है। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी स्टूडियो में जो बिजली आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है कि जो आपके पास जो डैम्स के हिसाब से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उससे पानी आ रहा है सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ा वहम क्रिएट किया गया था कि वाटर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर एंटी इन्वायरमेंटल। जी। अजीब बात यह है कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो एंटी इन्वायरमेंटल नहीं है, लेकिन जो बांध है, जो डैम्स हैं, जो कैनाल्स हैं, वो एंटी इन्वायरमेंट है। जहाँ पे भी कोई वाटर बॉडी बनती है, हम लोग छोटे छोटे, मैं इनफैक्ट अब नेशनल वाटर अकेडमी में अपने ट्रेनी जो हैं, हमारे सारे जो प्रोफेशनल्स होते थे पानी के इंजीनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उनको अन्ना हज़ारे के रालेगंज सिद्धि में लेके जाता था। जी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वाटरशेड मैनेजमेंट पे काम किया था। और वो एक ऑर्डिनरी से आर्मी ड्राइवर थे। हम सबसे पहले जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साधारण लोग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते। ही वॉज एन आर्मी ड्राइवर, वो छोड़ के और उन्होंने उसको मतलब अपने गांव को क्या खुशहाली लेके आ गया वहाँ पे, वो एक अलग सी कहानी है। तो वो सब चीज़ें मैं उन लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ जो अपने लोकल लेवल पे करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जी। आप में से कोई गेस कर सकता है कि पाकिस्तान में कितनी डैम्स हैं? कोई गेस मार सकता है? जी। अगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में 4,500 हैं, पाकिस्तान में 10 से ज़्यादा नहीं है। जी। तो जो वाटर वॉर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हम लोगों ने जो इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी की थी, बहुत ही अनइक्वल ट्रीटी है। जी। जिस टाइम पे सबसे हमने वर्ल्ड बैंक को बीच में घुसा दिया, जबकि तो बायलेटरल मैटर था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और उसमें क्या किस तरह के दिमाग इस्तेमाल किया गया कि भाई ईस्ट की जो 3 रिवर्स हैं वो हिंदुस्तान के पास है, वेस्ट की पाकिस्तान के पास है। उससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान के पास जो पानी जा रहा है 80% है और हिंदुस्तान के पास जो पानी आ रहा है वो 20% है। तो कुछ इंजीनियरिंग बुद्धि लगाई नहीं गई। जो वाटर वॉर्स की बात कर रहे थे उसके बारे में बताऊंगा। ये हमेशा एक अननेसेसरी विवाद का इशू बन गया है। एक आउटडेटेड ट्रीटी 1960 की ट्रीटी है, अभी तक उसको लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ फेयरनेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राइपेरियन अपर रिवर राइपेरियन स्टेट्स है, राइपेरियन उसको बोलते हैं जो एक ही नदी को जो शेयर करते हैं अलग अलग स्टेट्स। जी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोअर राइपेरियन स्टेट्स ही करो। लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि जो पानी पाकिस्तान में जाता है उसका अराउंड ओनली 20% यूटिलाइज होता है, बाकी सारा 80% समुद्र में जाता है। वो कैपेसिटी भी नहीं है उनको उतने पानी को लेने की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग, अच्छा हिंदुस्तान का बताता हूँ, पाकिस्तान में 10 से कम है डैम्स, उनके पास कैपेसिटी नहीं है पानी स्टोर करने की। और हिंदुस्तान के पास 4,500 डैम्स हैं। इतना ज़बरदस्त काम किया हमने, हम उस चीज़ को मानते हैं, उसको चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते। हृदेश जो बात कर रहे हैं खुशलानी साहब, एक तो डैम की बात, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत ग्राउंड रिपोर्ट पर काम किया है, खासतौर से जो 2 संकट हैं, एक तो पानी नहीं है, दूसरा संकट जो है कि वो पानी जो है वो ठीक नहीं है। आपने इस पर काफ़ी काम किया कि किस तरह का पानी मिल रहा है, जो पीने के लिए पानी मिल रहा है वो शरीर के लिए परेशानी करने वाला है, बीमारियाँ पैदा, क्या है असली स्थिति? देखिए, पहले तो मैं इस बात पे क्लैरिफिकेशन करूंगा कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि जो डैम्स हैं वो पेनेसिया हैं। जितने बड़े डैम्स हैं, आप उत्तराखंड का उदाहरण लीजिए, उत्तराखंड में जोशीमठ से लेकर देवप्रयाग तक बम्पर टू बम्पर डैम बने हुए हैं। तो उत्तराखंड के गाँव में, उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या पानी की समस्या की नहीं है? ये एक बड़ी, लेकिन ये एक अलग इशू है, फिर हम एक अलग ही डिबेट में चले जाएंगे। मैं आपकी इस बात पर आता हूँ कि वाटर इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड है कि इंडिया के 25 करोड़ लोग जो हैं अभी, जो डॉक्यूमेंट्री के कुछ क्लिपिंग्स भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं जो हमने की थी, वो आर्सेनिक से प्रभावित हैं। और ये समस्या ऐसी है कि आने वाले दिनों में अगर वही पानी ये लोग पीते रहे, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ सालों बाद इनके हार्ट्स, लंग्स, किडनी, ये सब रिकॉर्डेड इवेंट बातें हैं और ये पार्लियामेंट में उठ चुकी हैं, सरकार को पता है। दूसरी चीज़, हमारी प्रॉब्लम केवल आर्सेनिक नहीं है, हमारी प्रॉब्लम फ्लोराइड है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको मालूम है, हम अभी यहाँ जहाँ बैठे हैं इससे कुछ ही दूरी पर हिंडन के पानी को जब एनजीटी ने कहा कि आप इसमें केमिकल्स नहीं छोड़ सकते, तो उस वक्त वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया कि कोर्ट के ऑर्डर को से बचने के लिए
ड्रिल करके ग्राउंड के अंदर उन्होंने उन हजार्डस केमिकल्स को डालना शुरू किया। तो यानी आप ग्राउंड वाटर और पानी ग्राउंड वाटर भी जो है ये पागलपन है पूरी तरह से। तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, असमानता जो है, किसी को पानी मिल नहीं रहा है और आपके मेरे घर में हम अपनी जो हेल्प आती है मदद काम करने के लिए, उनसे ये नहीं कहते हैं कि जितनी देर वो बर्तन अगर साफ करते हैं उतनी देर नल खुला रहता है। चौथी बात जो है कि 100-100 ml की एक वाइन की बोतल बनाने के लिए 100 लीटर जो है पानी खर्च होता है और 500 ml का एक बियर का कैन, जितनी बियर उसमें होती है उपलब्ध लोगों को, उसके लिए 150 लीटर। तो इन चीजों पर तो बात करनी पड़ेगी और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कि सरकार से हम नहीं पूछे, हम खुद करें, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग जो बात यहाँ पैनल में बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने लोग ड्रिलिंग करके जहर पानी का डाल रहे हैं तो उसके सरकार ही उसका काम है। जैसे वायु प्रदूषण में मैं अक्सर कहता हूं, अगर गाजियाबाद में टायर जला रहा है पुलिस के सामने, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये तो सरकार का, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो इसको करे। तो सरकार का भी काम है, लोगों के अंदर जागरूकता भी है, तो और ये एक कोऑर्डिनेटेड काम है जो होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर जुशिया भाटिया सरीन भी जुड़ गई हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सरीन, अभी हृदय कह रहे हैं कि कंटामिनेटेड वाटर है, प्रदूषित पानी है। एक तो पानी मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है वो प्रदूषित पानी। तो उस प्रदूषित पानी से क्या नुकसान हो रहा है हमें? सर कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स ये हैं कि तुरंत आप पानी पीते हैं तो आपको नौशिया जैसे कि घबराहट होना या फिर डायरिया जैसे कंप्लेंट्स होना, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन या फिर सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से भी हो सकते हैं। और वॉमिटिंग भी तुरंत होती है लोगों को प्रदूषित पानी पीने से। लेकिन ये तो है जो आप पहचान सकते हैं कि ये बीमारियां, ये तकलीफें आपको हो रही है। कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको शायद सालों बाद दिखेंगे, जैसे कि सर बता रहे थे अभी आर्सेनिक पॉइजनिंग और लेड पॉइजनिंग भी बहुत आम थी कुछ समय पहले तक इंडिया में जब लेड पाइप्स थे, लेकिन आज की तारीख में वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या भूटान की तरफ मिलता है लेड पॉइजनिंग भी। तो ये आपकी नाखून में धारियां प्रोड्यूस कर सकती हैं, आपकी दांतों में धारियां हो सकती हैं, आपको पिगमेंटेशन यानी छोटे छोटे काले धब्बे आ सकते हैं। तो ये सब निशानी है कि आपको इनमें से कोई पॉइजनिंग हो रही है धीरे धीरे। जी, तो क्या इसका इलाज है? पानी ना पिए? सर देखिए, सुरक्षित रहना जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो आरओ वाटर पीजिए। अगर आप आरओ नहीं लगवा सकते अपने घर में तो बेसिक थिंग्स लाइक बॉइलिंग, ये भी काफी हद तक आपको हेल्प करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी वो भी एक 100% फुल प्रूफ मेथड है आपके पानी को पोल्यूशन से बचाने का, लेकिन बॉइलिंग कुछ हद तक बीमारियों को खत्म कर देता है। जो बेसिक बीमारियां होती हैं हमारी, कॉलेरा, शिजेला, साल्मोनेला जैसी छोटी छोटी बीमारियां होती है जो पानी के कारण होती हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्लोरीन की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, वो काफी सस्ती होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वही इस्तेमाल करती है हमारे पानी को हमारे घर तक पहुंचाने से पहले, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन की टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस मात्रा में डालना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार के केमिकल्स हैं और इनका भी एक्सेस यूज करना आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। डॉक्टर विक्रम सोनी, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सरीन ने, कि आरओ वाटर को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना कि आजकल आरओ वाटर को लेकर भी बहुत डिबेट होती है कि भाई आरओ में बहुत पानी वेस्ट होता है, जितना पानी उसमें यूज कर रहे हैं आरओ में, उससे जो पानी हमें मिल रहा है, क्या ये बात ठीक है? क्योंकि आरओ को लेकर बहुत सारे चर्चाएं होती रहती हैं। देखिए, ऐसा है कि आरओ का मतलब आप समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में जी, जितनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जितने मिनरल्स होते हैं, मतलब पानी में जितनी नेचुरल पानी, प्राकृतिक पानी या कुदरती पानी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं जी, वो सब निकाल दिए जाते हैं जी। तो आरओ जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आरओ आपको पानी मिल जाता है 10 रुपए में, और आपको आजकल तो हम सब लोग आरओ वाटर ही यूज कर रहे हैं, नेचुरल मिनरल वाटर, वो 50 रुपए में। डॉक्टर सोनी, आजकल तो हम सब लोग आरओ पानी यूज कर रहे हैं। जो मैंने आपको नहीं, सब लोग कर रहे हैं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ जी कि ये समस्या का समाधान हो सकता है जो आप खादर को समझें, और हमारी जितनी नदियाँ हैं उनके खादर को 2 किलोमीटर दोनों ओर पे वाटर सैंक्चुरी बनाए, क्योंकि उसमें जो पानी जमा होता है वो अच्छा पानी होता है, उसकी क्वालिटी है, देख चुके हैं दिल्ली में, और उसमें आरओ की ज़रूरत नहीं होगी आपको। पर जो आप उसको छोड़ देंगे, ये आखिरी कोश है हिंदुस्तान में जो प्रदूषित नहीं है। मैंने एक बार बोला, अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो आपके जंगल हैं, जो आपके विल्डरनेस एरिया है, जो आपके वेटलैंड्स हैं, उनको आपको सेंचुरी बनाना ही है। और जो आदमी वहाँ पे खेती कर रहे हैं उनको खेती करनी, उनको
फ्रूट ऑर्चर्ड बागान बनाने चाहिए या फूड ऑर्चर्ड बनाने चाहिए जो कि पानी कम ले जी। पर उतना वो 2 किलोमीटर नदी के दोनों ओर का जो है हिस्सा बच जाएगा, तो उसका आधा पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी वो हमारी आधी आबादी को, हिंदुस्तान की पूरी आधी आबादी को पानी दे सकता है 100 लीटर जी पर डे पर पर्सन। तो आपसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आधा पानी जो है वो नदी में जाएगा तो नदियों का भी उसमें कल्याण हो सकता है। आज की तारीख में आपको द वायर में जाएंगे तो एक हमारा पूरा आर्टिकल है वायर में इसके बारे में कि गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम निकाली है 19,000 करोड़ ये 13 नदियों के लिए नेचुरल एग्रीकल्चर की, इसको बढ़ा के ऐसे हम संपन्न कर सकते हैं कि ये सबको पानी भी दे दें जी। तो ये नई चीज़ हो सकती है और ये आखिरी चीज़ है जो बाकी है। इसके सिवा प्रदूषित पानी है हमारे पास और आरओ आप 140 करोड़ लोगों को आरओ आप नहीं कर सकते वो, और जो आपको पहले बताया गया था, मैंने भी शुरू में कहा था, उसके बाद किसी और ने भी कहा था कि एक बार ये प्रदूषित पानी जो है होता है तो उसके बाद उसको आप नदी को साफ नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी करें। तो उसका समाधान है पर लोगों ने अभी तक समझा नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि एक ऐसा कोष है जो जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि अभी तक लोग उसको समझे नहीं है, नहीं तो और सब जो है वो प्रदूषित हो चुके हैं जी। और आरओ पानी तो मैं कहता हूँ कि होना नहीं चाहिए, पर अभी चांस है कि जो लोग मिल के ये नदियों को बचाएं और दोनों तरफ उसके वाटर सेंचुरी बन जाए 2-2 किलोमीटर की, तो आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। जी चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर जो समस्या है जल संकट, इस पर बहुत ही विद्वान पैनल हमारे साथ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जल संकट को लेकर। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाए उससे पहले हम आपको बता दें आज का एक सवाल जो हमारे पोल का सवाल है कि क्या जल संकट देश को युद्ध की ओर ले जा रहा है। आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं @newsindia24/7 पर, ट्वीट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं और इस पर हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं जो हम इस शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। बहुत गंभीर समस्या है आपकी और हमारे दोनों के लिए, कहीं मत जाइएगा। कहीं प्यास है तो पानी नहीं, कहीं पानी है तो पीने के काबिल नहीं, बूंद बूंद को तड़पे मछली जैसे, पिए तो पिए कैसे, इंडिया मांगे मोर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गंभीर समस्या पर जल संकट को लेकर। ये हमारा जो प्रोग्राम है सत्य की विजय, उसमें हम हर शुक्रवार को एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं जिसमें हमारे जो विद्वान पैनलिस्ट हैं वो उससे कुछ समाधान निकाल सके। आज हमारी चर्चा का विषय है जल संकट। हमारा विद्वान पैनल हमारे साथ है। आप लोगों के ट्वीट्स भी हमें मिल रहे हैं। एक ट्वीट है कि देश में लोग जितना पानी बर्बाद कर रहे हैं उसे बचा ले तो कोई प्यासा नहीं रहेगा। ये रवि राणा साहब ने लिखा है कि देश में लोग जितना पानी बर्बाद कर रहे हैं उसे बचा लिया जाए तो कोई प्यासा नहीं रहेगा। नदियां सूखी, नहरें सूखी, तालाब गायब, कहां से आएगा पानी। अर्चित 96 ने लिखा है कि नदियां सूखी, नहरें सूखी, तालाब गायब, कहां से आएगा पानी। बहुत गंभीर बात लिखी है। पानी की कीमत समझनी है तो दिल्ली के लोग राजस्थान जाकर देखें। ये विकास ने लिखा है कि पानी की कीमत समझनी है तो दिल्ली के लोग राजस्थान जाकर देखें। हृदय, जो बात हो रही थी कंटेमिनेटेड वाटर की, पानी की समस्या को लेकर बार बार हो रही है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? किस तरह से अब हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान क्या? समस्या तो है ही, समस्या पर तो हम लोग, समस्या तो हम खुद है। राइट। तो समस्या के समाधान की सबसे बड़ी बात आपके ट्वीट से मुझे ध्यान आया, राजस्थान की बात है, करौली का इलाका है और हमारे जिस प्रदेश से, उत्तराखंड से मैं आता हूं वहां पर, तो दोनों के मैं संक्षेप में उदाहरण दूंगा। बहुत जैसे दिल्ली है, दिल्ली कैसी जगह थी, यहाँ अगर जरा सी बरसात होती है तो फ्लडिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट खराब है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और हमने जितने भी जो स्पंज था जो पानी को इकट्ठा करती थी जगह, वहां बिल्डिंग बना दी, इंक्रोचमेंट कर दिया। तो जो रियल एस्टेट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स और माफिया हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर, वो भी एक तरह से पानी के ग्राउंड वाटर का जो बनने की प्रक्रिया है उसको रोक रहे हैं। तो अब
जो समाधान है, उत्तराखंड के अगर आप पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में जाएं जहाँ बहुत दिक्कत पानी की रहती है, वहाँ लोगों ने और जगहों में भी होगा, मैंने खुद जाके वहाँ देखा है, तो उन्होंने वहाँ चाल खाल का जो सिस्टम इकट्ठा किया है, वहाँ उन्होंने साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन जगहों को ढूंढा है जहाँ के एक्विफर्स खत्म हो गए थे और उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। ऐसी उदाहरण जैसे अभी कुछ जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो पैनलिस्ट बता रहे थे कि उन्होंने जल स्तर बढ़ाने की कोशिश की, ग्राउंड वाटर का बढ़ाने की कोशिश की, तो पानी को बचा के, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, जगह जगह तालाब बना के हम बचा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, जो अगेन एक बार फिर आपके व्यूअर्स के बात से निकल के आता है, वो ये कि पानी को जितना हम साफ रखने की कोशिश करेंगे उतना पोर्टेबल वाटर, उतना पेयजल हमें उपलब्ध रहेगा, उतना उपलब्ध रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जी मोदी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या समस्या, क्योंकि आपने इस समस्या के समाधान पर काफी काम किया है। जी, बहुत बढ़िया मोड़ दिया है आपने इस चर्चा को। जी, समाधान, क्योंकि समस्याओं के बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है। जी, समाधान के लिए मैं 2 पुस्तकों की चर्चा करूंगा जो ISBN नंबर अलॉट हो चुके हैं और मेरी पुस्तकें हैं, जिसमें मैंने 21वीं सदी में जो भारत को समस्याएं आने जा रही हैं उसका समाधान ही मैंने दिया है। जी। समाधान में सबसे पहले मैं किताबों का नाम बता दूं। पहला है ए मेरे प्यासे वतन, और दूसरी पुस्तक जो आने वाली है वह है सब जन पानी राखिए, और तीसरी पुस्तक अंग्रेजी में अभी लिख ही रहा हूँ। इन 2 पुस्तकों में मैं क्या दे रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। पहला है मोदीज पॉल्यूशन फ्री एंड इकोनॉमिकल वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। ये है कि हिंदुस्तान के हर कोने में, हर मकान में, वो चाहे आवासीय हो अनावासीय हो, उसमें बिना एक्विफर में डायरेक्ट पानी ले गए, बिना प्रदूषण बढ़ाए, हम रिचार्ज एरिया 5 दिशाओं में करने का मॉडल मैंने विकसित किया है और ये फंक्शनल है। लखनऊ में भी, सीतापुर में भी मैंने ऑलरेडी इसको चालू किया है और ये काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और जितने रुपए में आज की तारीख में लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उतने में हम 4-4 जगह पे, 5-5 जगह पे बना सकते हैं। मोदी साहब एक बात समझाइए मुझे, जो हैसल मोदी साहब एक बात समझाइए कम से कम। जी एक बात समझाइए। खुशलानी साहब ने, डॉक्टर सोनी ने, हृदयेश ने, सब लोग समस्याओं के समाधान बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम नहीं है, फिर भी ये संकट इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? जी, हम जल संरक्षण संस्कृति विकसित नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारे दूसरे विद्वानों ने चर्चा की, वो डैम्स को लेकर के कि हिंदुस्तान में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा बने हैं, लेकिन राजस्थान में उतने बड़े बड़े डैम नहीं बने। फिर दोनों में अंतर क्या है? महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं हुई। राजस्थान से, जहाँ जल संरक्षण की बहुत अच्छी संस्कृति है, जबकि जैसलमेर में सबसे कम सालाना बारिश 15 से 17 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है, वहाँ आत्महत्याएं की खबरें बहुत कम आती हैं, क्योंकि वहाँ की आदतें, वहाँ की संस्कृति हमने विकसित की। फरवरी में मैं वहीं जोधपुर में वाटर कंजर्वेशन पे लेक्चर दे रहा था। भारत के डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे भी, NMCG भी वहाँ पे आए हुए थे, अशोक कुमार जी। तो दूसरा, मैं फरवरी में ही हैदराबाद भी गया था, वहाँ भी मैंने लेक्चर दिया। मैं आपको समस्याओं के समाधान के बारे में ही बता रहा था। दूसरा मॉडल हमारा है कि बारिश के पानी से बिना बिजली खर्च किए हम ड्रिंकिंग वाटर इको फ्रेंडली मूवमेंट के साथ चालू कर सकते हैं, कम खर्च में कर सकते हैं। उससे ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, जो सो कॉल्ड मिनरल वाटर की कंपनियां खर्च कर रही हैं ग्राउंड वाटर को, वो भी बचेगा और हम इको फ्रेंडली मूवमेंट भी तैयार करेंगे। ये मॉडल ऑलरेडी मैं लखनऊ में बना चुका हूँ और इसी कोरोना पीरियड में मैंने बनाया है। खुशलानी साहब, तीसरे मॉडल की मैं चर्चा करूंगा कि जो वाटर लॉगिंग की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या, जो जल प्लावन की समस्या रोड पे बनती है और हिंदुस्तान के कई शहरों में, पटना हो या मुंबई हो, सब जगह होती है। उसका समाधान के लिए मैंने निकाला कि साहब, वो छत से छत शेड लगा करके हम पानी, जो नए नए शौचालय बने हैं या शौचालय रोड के किनारे, शौचालय के ऊपर ही ओवरहेड टैंक बना करके उस बिना बिजली खर्च के साफ करके उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल प्लावन की भी समस्या दूर होगी और शौचालय के लिए पानी भी मिलेगा और वो रेन वाटर से ही सब मिलेगा। खुशलानी साहब, तो रेन वाटर से समस्या का समाधान के लिए कई तरह के मॉडल मैंने विकसित किया है। खुशलानी साहब, आपके पास क्या समाधान है? देखिए, अब इसी तरह से मैंने टेक्निकल किताबें, मैंने भी इरिगेशन प्रैक्टिस एंड डिज़ाइन हिंदुस्तान की पहली किताब थी, जो पहले मेरे पिताजी ने लिखी थी। मैंने उसको मैट्रिक सिस्टम में किया, उसको ऑक्सफोर्ड एंड इंडिया बुक हाउस ने पब्लिश किया है, 5 वॉल्यूम्स में है। ये तो सारे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के किस चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, मैं इन सारी चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। बिकॉज कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिवली नहीं हो सकता कि सिर्फ ग्राउंड वाटर से काम हो जाएगा
या सिर्फ डैम से काम हो जाएगा। जी। इन चीज़ों का आपस में तालमेल है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर नदियाँ हैं, अगर बांध हैं तो उससे पानी ज़मीन में भी जाता है, उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होता है। अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा? जी। तो इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब मैं दिल्ली में, जैसे बचपन से मैं दिल्ली में हूँ, पहले दिल्ली में क्या होता था, ओपन नाले होते थे, जी बारिश का पानी होता था हमारे सामने, उसमें आ जाता था, लबालब पानी भरा होता था जी और हम सबके सामने बारिश बहती हुई पानी चली जाती थी। जी। नालियाँ जो थी, ड्रेनेज जो हमें घरों के बाहर थी, वो खुली थी ड्रेन्स, उसमें से पानी बह के जाता था। तो पानी अगर नदी में साफ पानी जाएगा तो वो जो पानी है वो नदी को पॉल्यूट नहीं करेगा। पहले यमुना नदी के किनारे आश्रम चौक के आसपास इलाके में स्वेज फार्म्स होते थे। स्वेज फार्म्स में से पानी नेचुरल वे में क्लीन होके नदी में जाता था। उसकी जगह वहाँ अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, वो भर गई। लोगों के घर के सामने जो ड्रेनेजेस हैं शहरों में, लोगों ने उसको कवर कर दिया गाड़ी पार्क करने के लिए। पानी जाएगा। अब आप एक चीज़ और देखिए, जो पानी के जो नाले हैं उसमें से जब अनऑथोराइज कॉलोनीज थी, उसको आप स्वेज वो बना के नहीं दे रहे हो, ड्रेन नहीं बना के दे रहे सिस्टम। उन लोगों ने पानी का जो बारिश का जो नाले है उसमें अपना स्वेज डालना शुरू कर दिया, तो बदबू आने लग गई। तो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको कवर कर दिया, तो पूरा ही प्रदूषित पानी अंदर हो गया। जी। तो ये कहने से क्या होता है, इट इज सेल्फ डिफीटिंग। जी, बहुत अच्छी बात ये बात है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो सर बोल रहे हैं, वो वाटर जो स्टॉर्म ड्रेन है जितने हैं उनको हमने कवर कर दिया अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, गाड़ियों को पार्क करने के लिए। वैसे ही जो अर्बन फ्लडिंग है विजय जी, उसकी वजह ही ये है कि आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका नहीं है और आपने जमीनों पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने कब्जे कर लिए। तो पानी जहां जाता था नेचुरली, दिल्ली में 100 से ज्यादा तालाब थे, वो कहाँ गए आज सारे तालाब? डिफेंस कॉलोनी में अभी मैं एक व्यक्ति के साथ खड़ा था, उनके वो लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि वाटर स्टॉर्म ड्रेन जो है उसको आपने ढक दिया। और लोग जो है, पहली बुद्धि होती है, वो बड़े खुश होते हैं कि भैया ये चीज बड़ी है, लेकिन नहीं, वो प्राकृतिक तरीका है कि वो फीडर्स हैं आपकी नदियों के। जैसे अगर आप जंगल काट देंगे तो बड़ी नदियां जो हैं उनके लिए का जलागम खत्म हो जाएगा। आपने डिफेंस कॉलोनी की बात की, उसमें जो बनाया उन्होंने स्लैब, उसके लिए पिलर्स खड़े कर दिए। राइट। क्योंकि बिल्डिंग अथॉरिटी है भाई, पिलर्स खड़े कर दिए तो उसमें जो पानी जाएगा तो। और ऐसा नहीं है कि सरकारी बात जानती नहीं है, गवर्नमेंट जानती है इस बात को, लेकिन इसके पीछे जो एक पूरा है उस पर कभी यही जानना चाहता हूँ। एक बार डॉक्टर सरीन के पास मैं जाना चाहता हूँ। डॉक्टर सरीन, हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो डिजीज है वो वाटर बॉर्न डिजीज, खासतौर से बच्चों में ये बड़ी परेशानी होती है। और अब जब गर्मी का सीजन चल रहा है, संकट पर और समाधान पर तो हमारे सारे विद्वानों ने चर्चा की है, लेकिन असलियत क्या है कि पानी हमारे पास बहुत प्रदूषित मिल रहा है। तो अब जब सब लोग मिलके, हृदय जोशी, मोदी जी और सोनी जी, डॉक्टर सोनी और सब लोग मिलकर कुछ करेंगे तब तो पानी ठीक होगा। लेकिन अभी जो मैं पानी पी रहा हूँ उसका क्या इलाज है? यदि उसकी बीमारियां जो हो रही है उससे कैसे बचा जाए और क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो देखिए कि इस मौसम में क्या होता है, लोग आते चलते सड़कों पे भी हॉकर से पानी ले लेते हैं। वो सब मत कीजिए, आप अपने घर का पानी पीजिए। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, बेसिक आरओ वाटर लगाना या फिर बॉइलिंग करना, क्लोरीन टैबलेट्स यूज करना, ये बहुत ही आसान तरीके हैं अपने पानी को कुछ प्रदूषण से बचाने के लिए। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगी कि 100% सेफ तरीके हैं, बट बाहर का पानी मत पीजिए, रेस्टोरेंट्स में ये पानी मत पीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता किसके हाथ लगे हैं उसमें। और इस तरह से ये पानी जो है कंटामिनेट धीरे धीरे ज्यादा होता है कंपेयर टू जो वो एक्चुअली हमें दिया जाता है। तो बचिए, बाहर का पानी पीने से बचिए। हो सके तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लीजिए, वो बाकी सब तरीकों से एक सेफर तरीका है पानी कंज्यूम करने का। जी, पैकेज वाटर। हृदय, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब आर्सेनिक का काम कर रहे थे, ये पैकेज वाटर इंडस्ट्री एक इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा रैकेट। इन्होंने क्या किया कि लेकिन इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। बिजनेस भी है, रैकेट भी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी आंखों से देख के 10 पीपीपी यानी 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा आर्सेनिक नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में 3000 पीपीपी पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं खरीद के पीते हो? कहते हैं अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम खरीद के कैसे पी सकते हैं। लेकिन वहीं पर उसी जगह से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसको बॉटल्स में भर के, इट्स ए क्रिमिनल एक्ट।
हैं, उसको भर के वो बाजार में बेच रहे हैं गांव वालों को, गरीब लोगों को। तो ये पैकेज वाटर उनके लिए तो ठीक है। निर्देश एक बात समझाइए यार कि भैया ये जो पानी हम लोग पहले जब ट्रेन में जाते थे तो रेलवे स्टेशन पर उतर के पानी पी लेते थे, कहीं पर पानी पीते वक्त सोचते ही नहीं थे, तो कोई अचानक 10-20 साल में बदल गया क्या पानी? उसकी दो वजह अब तो हिम्मत ही नहीं होती, पानी कोई नल लगा हुआ भी हो या हैंडपंप लगा हुआ हो। हमने तो हैंडपंप का पानी बहुत पिया, कभी बीमार हुए नहीं, आजकल जरूर हो जाते हैं। हाँ नहीं, सही बात है कि आप हमारी यहाँ जो है कहा जाता है कि जब कोरोना आया था तब भी कहा गया था हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम बच जाएंगे। वो तो एक अलग विषय है, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उस पर। मैं सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पर बता सकता हूँ जो मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ, और ग्राउंड पर मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ जो समृद्ध वर्ग है या जो प्रिविलेज क्लास है वो तो पी सकता है। लेकिन जो डॉक्टर साहब की बात से मुझे एक बात और समझ में आई, जो हम प्लास्टिक पर भी रिसर्च कर रहे थे, प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी खराब है, अगर वो पैकेज्ड वाटर भी ठीक है तो प्लास्टिक आजकल की गर्मी में लीच करता है, और एक हफ्ते के अंदर आप इतना प्लास्टिक अपनी बॉडी के डिफरेंट सोर्सेज से डाल रहे हैं जितना क्रेडिट कार्ड का वेट होता है। सो यू आर एक्सपोज्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें बात किसी मतलब डॉक्टर साहब ने भी जो कहा, जो उपलब्ध उनके पास है समाधान, जी हम भी जो कह रहे हैं हमारे पास जो उपलब्ध समाधान होगा उसी। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि धीरे धीरे हमारे ऑप्शंस क्लोज हो रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर रेगुलेटर को लाना और गवर्नमेंट को आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन बहुत बड़े स्तर पर है। नहीं, लेकिन यही मैं जानना चाहता हूं कि जब इतने लोग, डॉक्टर सोनी, मोदी साहब, खुशलानी साहब, आप सब लोग मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो सरकार के स्तर पर क्यों नहीं काम होता? नहीं, सरकार के स्तर पर हो रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए मैं लिख भी नहीं सकता उतनी संख्या को जितना पैसा पानी को लेकर खर्च हो रहा है। ये भी एक ट्रेवेस्टी है कि हम ये सरकार के स्तर पर भी काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है, उस ईमानदारी से नहीं हो रहा है, और ये मुख्तलिफ सरकारों की बात है, किसी एक सरकार की नहीं है। तो और ये एक बड़ी समस्या है। मतलब कि अगर आप देखिए ना, मैंने फिर उदाहरण दिया, आप यहाँ पर जाइए, जब कोर्ट ने कहा कि आप इस पानी ईंधन में पानी नहीं डाल सकते जहरीला, तो जो इंडस्ट्री है उसने उसको ड्रिल करके अंदर डालना। इससे बड़ी बेवकूफी और इससे बड़ा कृत्य जो कुछ हो सकता है क्या? ऐसे बहुत किस्से हैं, ऐसे बहुत से खुशलानी साहब, मेरे प्रोड्यूसर अभिषेक वर्मा ने इस प्रोग्राम का नाम दिया इस पानी को लेकर, पिए तो पिए कैसे। मैं यहाँ तक आते आते पूछ रहा हूँ आपसे कि तो जिए कैसे? जिए ऐसे कि हम सब मिलके इस चीज़ का समाधान निकालें। अब जैसे लोग कह रहे थे कि कोविड के टाइम पे इन्वायरमेंट हमारी बच गई है क्या, लोग घर में खाना मंगाते थे, जो प्लास्टिक की बात है, हमारे मित्र विजय जी ने बोला कि प्लास्टिक के डब्बों में हम लोग खाना मंगाते थे जी। और वो प्लास्टिक के डब्बे कहाँ जाते थे? कूड़ा इकट्ठा हो जाए। अभी दिल्ली में एक जगह पे आग लगी हुई है, तो कूड़ा इतना इकट्ठा हो गया है, प्लास्टिक इतना बड़ा मेनेस है, कि पानी की बॉटल वाटर के थ्रू इतना बड़ा मेनेस है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि हम हर एक चीज़ को पूछे SFT लगा देंगे, जो भी है STP लगा देंगे, सॉरी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट की नौबत ही क्यों आए? अगर पानी जो उस पर जा रहा है, क्लीन पानी जाए नदी में, तो उसकी नौबत ही ना आए। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। डॉक्टर विक्रम सोनी, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे भी काम हो रहा है, इसको हम लोग निगेट नहीं करना चाहिए। हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए कि बूंद बूंद पानी, जैसे तालाब बनता है, तालाब बूंद बूंद तालाब से समुद्र बन जाता है, वैसे ही स्टेट की तरफ से ज़बरदस्त काम हुआ है। इस चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हमारी आदत है कि हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि डेवलपमेंट बहुत इसलिए लगता है ना क्योंकि इतना सारा संकट हमारे सामने है, और मुझे लगता है जब इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी परेशानी बढ़ती जा रही है। देश ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हर बूंद में जहर, उसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है और पानी को लेकर क्या बड़ा संकट है। डॉक्टर विक्रम सोनी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि ये जिए तो जिए कैसे, क्योंकि समाधान तो बहुत सारे होते हैं आपके पास बड़े बड़े, लेकिन मेरे जैसे छोटा गरीब आदमी को तो पानी पीना है ना। अब सर आप इतनी बड़ी बातें बताएंगे कि डैम बनाए ना बनाए, पानी, हृदय जोशी जैसे लोग कहते हैं, डॉक्टर सरीन कहती हैं पैकेज पानी पी लो, फिर हृदय आ जाता है, बोतल उठाई थी तब तक हृदय आ जाता, कहते नहीं ये पैकेज पानी मत पीना, ठीक है। फिर महेंद्र मोदी जी कहेंगे अरे आप एनीकट्स क्यों नहीं बना रहे, जल संरक्षण क्यों नहीं कर रहे। वैसे यहाँ तो नौकरी करने से काम नहीं चलता, टाइम नहीं मिल रहा, कैसे करें? हाँ जी, कुछ छोटा सा इलाज बताइए ना। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें आपको कई लोगों ने आपको कई बातें बताई हैं। देखिए, दिल्ली के जैसी जगह में 5% भी पानी दिल्ली का वाटर हार्वेस्टिंग से नहीं आ सकता, गांव में आ सकता है। डैम से नुकसान ही नुकसान हो रहा है जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो खादर है उसको वो आपके बिल्कुल करीब है, आपके नाक के नीचे है जी।
उसकी जब आप हिफाजत नहीं करेंगे तो आपका पानी कहाँ से बचेगा। उसमें एक आजकल की समस्या जो होती है वो एक ऐसा वाटर रिजर्व होता है कि आपका वो इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। अब देखिए ये इसलिए मैंने और दूसरी चीज़ का जिक्र नहीं किया। लोगों ने बहुत चीज़ों की बात की है, यहाँ पे इंडस्ट्री की है, डैम्स की है और कई चीज़ों की है, पर ये चीज़ें नहीं। अब हमारे पास जो अच्छा पानी है वो थोड़ा सा बचा है खादन में, पर वो पानी इतना है कि वो हमारे सब जितने भी हमारे नगर हैं, जितने भी हमारे टाउन्स हैं छोटे वाले, सबको कवर कर सकता है हिंदुस्तान में, और दूसरी जगहों के लिए दूसरे समाधान निकाल सकते हैं। पर ये छोटी सी बात में मैं आप ये मुझसे पूछें कि मेरे जैसा आदमी गरीब और अजीब और गरीब की बात नहीं है, कैसे पानी पिए। देखिए जैसे उन्होंने बोला आपको बचना है तो आप आरओ का पानी पीजिए, नहीं तो आपको ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे आपको अच्छा पानी मिले जी। और आपके खादर जो हैं उनमें मिल जाता है, पर बड़े शहरों के पास नहीं मिलेगा वो पानी, क्योंकि बड़े शहर जो हैं, जैसे आपको बताऊं नोएडा का पानी 30 साल तक नोएडा का जमुना और हिंडन के बीच में जो खादर है उससे आता था। जब उन्होंने ज़्यादा पानी खींच लिया, करीब 4 साल हुए, तो वो नदी का जो प्रदूषित पानी था वो अंदर जाने लग गया खादर में जी, वो ख़त्म हो गया है। अब उसको गंगा का पानी मिलता है, कभी इधर का कभी उधर का, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया जी। तो ऐसे ही हमारी सरकार भी और हमारी जो कंपनियां हैं, सब लोग मिल के पानी का कोई हिफाजत के साथ ख्याल नहीं रख रहे। महेंद्र मोदी जी, महेंद्र मोदी, अब एक चीज़ आपको बताइए जी, और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी एक बात कहनी चाहिए जो मूल बात जी। मैंने मूल बात कर दी, और बात हजारों बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने भी बहुत लिखा है, पर मैं करना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ के ऊपर मैं इसको अव्वल और महत्व देना चाहता हूँ जी। मोदी साहब, क्या छोटा सा इलाज आप बता रहे हैं, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने का टाइम हो गया मेरा जी, एक छोटा सा इलाज बताइए। बहुत बढ़िया इलाज है जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो गुजरात रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज उनकी पुस्तक है, उसे भी मैंने पढ़ी, और हर बार वो दोहरा रहे हैं, कैच द रेन वेर एवर इट रेन्स व्हेन एवर इट रेन्स। जहाँ हैं वहीं पर बारिश के पानी को संभाल लो, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। ये जो आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या का समाधान भी वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग में ही है, और उसके इकोनॉमिकल तरीके भी हैं जी। अब इस चूंकि उस समय आपके पास कम है, इसलिए मैं और समाधान के बारे में बता दूं। मैंने तालाब का भी मॉडल विकसित किया। तालाब का पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है, वो वाष्पीकरण की दर को हम कम से कम 50% तो बचा ही सकते हैं, वो मॉडल भी मैंने बना लिया है। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए कि बारिश का पानी जो ड्रेन में मिल जा रहा है उसको कैसे हम बचा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है भारत, वक्त मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। डॉक्टर सरीन, जो जुनूनी लोग हैं उनको नहीं बैठाया जाता है। डॉक्टर सरीन, एक लाइन में क्या प्रेस्क्रिप्शन है आपका खराब पानी से बचने का? अपने घर का पानी पीजिए और उसे कोई केमिकल ट्रीटमेंट के साथ पीजिए। ठीक है। हृदय, लास्ट वर्ड। नहीं, सारी बातें मेरे को लगता है हो ही गई हैं। बस इतना ही चेतावनी के तौर पे एक बात और कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं बचेगा और पानी दूषित होता रहेगा तो वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं जा रहा, वो आपकी फूड चेन में भी आ रहा है, यानी आपके हाँ वो प्रदूषण जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सब विद्वान लोगों ने मेरा ज्ञानवर्धन किया, और हम कोशिश करेंगे कि जल संकट पर कुछ काम बेहतर हो पाए और बेहतर तरीके से हम लोग समाज को आगे ले चलें। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या जल संकट देश को युद्ध की ओर ले जा रहा है। गंभीर समस्या है जल संकट की, उस पर लोगों ने राय भेजी है, अपनी राय आपने हम तक पहुंचाई है। उसमें 79% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, और जबकि 21% ने ना के पक्ष में कहा है। 79% लोगों का मानना है मतलब कि जल संकट से युद्ध की ओर जा रहे हैं। युद्ध का मतलब है कि बहुत गंभीर समस्या हो रही है। रूस और यूक्रेन की तरफ भले ही युद्ध ना हो, लेकिन गंभीर संकट की तरफ हम जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अच्छी बात हुई कि हमारे विद्वान पैनल ने बहुत सारे समाधान भी दिए, बहुत सारे सुझाव भी दिए, उनमें से हम कुछ काम में ले पाएंगे तो बात अच्छे से होगी। जनता की राय आपने सुनी, हमारे पैनलिस्ट की राय आपने सुनी। अब आखिर में मेरी बात, विजय भी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। पानी जिसका
फायदा और नुकसान अब हम एक बूंद ही सही लेकिन समझने लगे हैं। जब से ये बंद बोतलों में भरकर हमें मिलने लगा है, वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल पंप की तरह वाटर स्टेशन लगाए जाएंगे और हम बोतल गैलन में भरकर उसे घर लाएंगे। इससे पहले कि पानी सिर के ऊपर चला जाए, थोड़ा सोचिए। इससे पहले कि पानी आंखों से निकल आए, थोड़ा सोचिए। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चूर। आज इंटरनेशनल डांस डे है और अब बारी है इसको देखा क्या। आज इंटरनेशनल डांस डे के मौके पर मौनी राय की एक खूबसूरत डांस प्रेजेंटेशन आपके लिए, जो आपके दिन को खास बना सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। शुभ रात्रि।